साल 2016, जगह हरियाणा का एक शहर। आधी रात का वक्त, अंधेरी रात, सड़क के किनारे एक सुनसान कोठी। कोठी की अंदर बाहर की लाइटें सब बुझी हुई थी। एकदम अंधेरा हुआ पड़ा था उस कोठी में। और जैसे ही रात के 12 बजा, अब जैसे लगा कि गली के कुत्ते अब भौंकना शुरू कर दिए। पहले एक, फिर दूसरा, अब फिर जैसे लग रहा है कि सब सुर में सुर मिला करके आसमान की तरफ देख करके रोते जा रहे हैं। और तभी आसमान में उस कोठी के ऊपर कुछ चमगादड़ जैसे पक्षी दिखाई दिए जो गोल गोल चक्कर काट रहे थे। अब फिर अचानक जैसे वो गायब हो गए थे। उस कोठी के ड्राइंग रूम के अंदर में मध्यम सा लाइट जल रहा था। बड़ा सा ड्राइंग रूम था, सोफा लगे हुए थे, कीमती फर्नीचर लगा हुआ था। और उस फर्श पर सोफे के नजदीक एक दरी बिछी हुई थी और उस पर एक नौजवान गहरी नींद में सोया हुआ था। उसको कुछ होश नहीं है। गहरी नींद में लग रहा जैसे कोई सपने में खोया हुआ है। कभी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और कभी सहम सा जाता है। जैसे लग रहा है कि उसके साथ कोई सपना चल रहा है। और उसी वक्त ड्राइंग रूम का दरवाजा खुलता है। ड्राइंग रूम में एक 30-35 साल की औरत दाखिल होती है, काले गाउन में। और उसके पीछे सेम शक्ल की एक और औरत। जैसे लग रहा हो कि दोनों को दोनों जुड़वा हो, लेकिन उसकी उम्र बहुत कम लग रही है, जैसे 20-25 साल की हो। दोनों औरतें उस दरी पर सोया हुआ जुग के पास आकर के खड़े हो जाते हैं, दोनों के दोनों औरतें। अब फिर जो बड़ी उम्र की औरत होती है वो पीछे हट जाती है और जो जवान होती है वो उस नौजवान के पास आकर खड़ी हो जाती है। नौजवान की चेहरा देख रही है घूर घूर करके। अब फिर जो दूसरी औरत होती है सिम शक्ल की, उसकी तरफ मुड़ जाती है और एक भारी आवाज जैसे गहरे कुएं में बोल रही हो, ऐसी आवाज उसके गले से निकलता है और कहती है कि तू अब चली जा, तेरा काम खत्म। अब फिर जो औरत होती है ज़्यादा उम्र वाली, और उस कमरे से, ड्राइंग रूम से बाहर निकल जाती है और जाते जाते जो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है उसको भीड़ जाती है। अब उस ड्राइंग रूम में वो जवान औरत और फर्श पर सोया हुआ जवान लड़का, अब इन दोनों के अलावा उस ड्राइंग रूम में कोई नहीं था। अब फिर अचानक वो औरत उस नौजवान के पास बैठ जाती है, उसकी बालों से खेलने की कोशिश करती है और कुछ देर तक ऐसी खेलती रहती है। अब फिर जैसे अचानक उस नौजवान का आंख खुल जाता है और जैसे ही आंख खुलता है तो हैरान रह जाता है। उसको लग रहा है कि कोई ख्वाब देख रहा हो, कोई सपना देख रहा हो, सुंदर सपना या भयानक सपना। जैसे उसकी आंखों पर विश्वास नहीं होता और सामने उस औरत को देख करके हैरान रह जाता है। औरत के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान खिल रही है। वो देख करके मुस्कुरा रही है उस नौजवान को। और तभी वो नौजवान एकदम डर जाता है और कहता है, मालकिन आप इतनी छोटी कैसे लग रही हो और आप यहाँ पर क्या कर रही हो मेरे पास में? मेरी बालों से क्यों खेल रही हो? मालकिन आप चली जाओ, ये गलत है। मालकिन चली जाओ, ये गलत है, आप चली जाओ। तभी वो औरत एकदम हंस पड़ती है, भारी आवाज। हंसते हुए अब उस नौजवान को कहने लगती है, तुझे नींद आ रही है ना, तुझे नींद महसूस हो रही है ना, अब तू सो जा, अब तू सो जा। और जैसे ही औरत बोलती है वो नौजवान जैसे लग रहा है कि सोता जा रहा है
आंखों के आगे नींद आती चली जा रही है। अब फिर उसकी आंखें नींद से बोझिल हो जाती है और वो फिर गहरी नींद में सो जाता है। और जब उस नौजवान की दोबारा आंख खुलती है तो सुबह हो चुकी होती है। खिड़की से सूरज की किरणें नजर आ रही है और अचानक वो नौजवान जो दरी पर सोया हुआ है और वो अचानक उठ के बैठ जाता है, अपनी चारों तरफ देखता है और हैरान रह जाता है। रात की बात उसको याद आ जाती है कि जो उसने रात में देखा है, क्या उसका कोई ख्वाब था या वाकई वो सही समय में हम देख रहे थे, रियल टाइम था। अपने ऊपर विश्वास नहीं हो पाता है। खिड़की की तरफ देखता है, सूरज की रोशनी आ रही है। अब फिर वो अपना दरी समेटता है। अब उसके अंदर शरीर में डर महसूस हो रहा है। रात की बातें सब ध्यान करके दरी समेटते हुए अब फिर एक जगह पर इकट्ठा करके रख देता है। अब फिर ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलता है और एक गलियारे की तरफ चल पड़ता है। गलियारा के आखिरी में एक बड़ा सा कमरा है और उस दरवाजे पर पहुंच करके दरवाजे को दस्तक देने लगता है। कुछ देर के बाद में एक औरत की आवाज आती है, हाँ रुको, दरवाजा खोल रही हूं। वो नौजवान सहमा हुआ, डरा हुआ और इंतजार कर रहा है दरवाजा खुलने का। अब फिर कुछ देर के बाद दरवाजा खुलता है और देखता है एक औरत 30-35 साल की और नजर आती है। अब फिर नौजवान एकदम डरा हुआ, रोती हुई आवाज में और उस औरत को कहने लगा, मालकिन मालकिन, रात में मैं ऐसा कुछ महसूस किया था मालकिन। जैसे लगा कि आप मेरे कमरे में हो, लेकिन आपसे उम्र की वो औरत छोटी दिख रही थी। शकल सूरत आप ही की तरह था। मालकिन, ये तो मेरे साथ में गलत हुआ है। अब वो नौजवान फूट फूट कर रोने लगा। अब वो जो औरत थी उस नौजवान को संभालने लगे कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, पूरी बात तो बताओ, आखिर हुआ क्या है। नौजवान पूरी रात की बात बताने लगा और कहने लगा कि मालकिन, जो कुछ मेरे साथ में हुआ है ना, वो कोई सपना नहीं था। मेरे साथ हकीकत में सब कुछ हुआ है। ये देखिए नाखूनों के निशान मेरे बाहों पर, ये देखिए मेरे गालों पर, और जहां जहां निशान उसको लगा हुआ था वो सब कुछ दिखाने लगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। ये जो कहानी है ये प्रीतम जी का है। प्रीतम जी एक ड्राइवर हैं, कार चलाने का काम करते हैं। पहले वो टैक्सी चलाया करते थे। रहने वाले थे बनारस के, उत्तर प्रदेश के बनारस जिले के, और हरियाणा के शहर में टैक्सी चलाने का काम करते थे। अब जब हरियाणा में पहुंच गए थे, टैक्सी चलाने के काम करने लगे थे, और उसी टाइम में, उसी साल में उनकी बहन का, छोटी बहन का रिश्ता तय हो चुका था। अब घर से खबर मिली कि देख बेटा, अब इन्हीं साल में बहन का शादी करना है। अब जितना तू पैसा जोड़ सकता है अपनी बहन के लिए जोड़ ले, क्योंकि शादी इन्हीं साल में करना है। अब जब घर का आदेश मिला कि बहन की शादी करना है, तब इतनी इनकी तनख्वाह नहीं थी प्रीतम की। कुल 15-16 हजार रुपये कमाया करते थे। एक टैक्सी चलाने के काम करते थे, मालिक की टैक्सी थी। मालिक जहाँ जहाँ भेजता था और वो जो जो बुकिंग लेता था वहाँ पर वो जाया करते थे, कस्टमर के डीलिंग करते थे। कस्टमर जहाँ जाना चाहता था वो जाता था। बदले में 15-16 हजार रुपये अब प्रीतम जी को मिलते थे। उसमें से 2-3 हजार रुपये जहाँ पर वो किराए पर रहते थे अपने दोस्तों के साथ में, खाने पीने में ऐसा ही खर्च हो जाता था। कुल बचता था 12-13 हजार रुपये। और जो भी पैसा था वो सब अपना घर, अपने मम्मी पापा को भेज दिया करते थे। अपने पास कुछ भी पैसा रखते नहीं थे। लेकिन जब बहन का शादी का मालूम हुआ ना, तो परेशान हो गए थे। अब बहन की शादी में तो लाखों रुपए खर्च होंगे थे, और इतना पैसा कहाँ से लाएंगे वो। इनकी जो तनख्वाह मिलती है काट कूट करके घर का किराया,
खाने का खर्चा दे करके 12-13 हज़ार ही बचता है, वो भी बड़ी मुश्किल से बचा पाते हैं। अब चिंता में डूब गए थे। अब जहाँ जहाँ मालिक भेज रहा था वहाँ वहाँ जा रहे थे, लेकिन चिंता उनको खाई जा रही थी। आखिर लाखों रुपए कहाँ से प्रबंध करेंगे? तब उनसे रहा नहीं गया। अब ने मालिक से बात किया, जो टैक्सी चालक जिस कंपनी में चला रहे थे उसके मालिक से बात की है कि सर, मेरी बहन की शादी है, अब मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, एडवांस आप दे दीजिए। बेशक आप मेरी सैलरी मत दीजिएगा, मुझे बस 3,000 रुपये महीना दे देना, ताकि मैं घर का भाड़ा और अपना खर्चा चला पाऊँ, और मुझे पैसा मत दीजिए जब तक आपका पैसा वसूल ना हो जाए। मालिक, ये सब बातें फ़ोन पर हो रही थी। मालिक ने कहा कि देखो प्रीतम, ये सब बातें फ़ोन पर उचित नहीं है, जब तुम ऑफिस आओ ना तो आमने सामने बैठ करके बात करेंगे। अब थोड़ा बातचीत करके मन की गुबार जो थी थोड़ा कम हुआ। अब सोचने लगे कि चलो, मालिक ने इतना सुना है, अब बोला है आमने सामने बैठकर बात करने का, तो हो सकता है कि लाख रुपए ना दे, कुछ तो देगा ही, 50,000, 60,000, 70,000 कुछ तो देगा। अब एक उम्मीद सी बढ़ी थी। आखिरकार जो सारा काम था उनका निपटा करके रात के टाइम अपने ऑफिस में गए, कार पार्किंग किया और चाबी ले आके मालिक को थमा दिया। अब मालिक की तरफ देखने लगे। मालिक अपने काम में व्यस्त थे। जब कुछ देर खड़े रहे, मालिक ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तब प्रीतम जी अब मालिक की तरफ आवाज़ उठाई कि सर, कुछ बात करनी थी आपसे। तब मालिक ने बोला, हाँ हाँ, तुम फोन पर बात कर रहे थे ना पैसे के पीछे बारे में। तब प्रीतम जी बोले, हाँ मालिक, ऐसा ही है, मेरी बहन की शादी है, अब मुझे लाख रुपए की ज़रूरत है। शादी में तो बहुत सारा पैसा लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 1 लाख रुपए दे दें। अब बदले में सारा सैलरी रख दीजिएगा, मुझे 3,000 रुपये महीना मेरा घर का किराया और खाने का खर्चा, बस इतना ही देते रहिएगा, और मैं आपका काम बहुत मेहनत ईमानदारी से करता रहूँगा। जब तक आपका पूरा पैसा वसूल ना हो, तब तक आप मुझे 1 रुपया 3,000 छोड़ करके कोई भी पैसा मत दीजिएगा। आप जो मालिक थे उसके, वो सोच में डूब गए और कहने लगे, शादी कब का है? तो बोले कि अब इन्हीं साल में होना है, अभी डेट वगैरह फिक्स नहीं है, अभी तो हमें तैयारी करना है, जब सब कुछ तैयार हो जाए तभी तो हम डेट फिक्स करेंगे। कपड़े लेने हैं, थोड़ा बहुत जेवर बनवाना है, खर्चे बहुत सारे हैं। अब जो प्रीतम थे सब कुछ बताने लगे। मालिक ने कहा कि देखो प्रीतम, अब आमने सामने बात हो रहा है, इसलिए मैं छुपा नहीं रहा हूँ। मेरी भी माली हालत सही नहीं है। आप तुम देख ही रहे हो कि सारा दिन में तुम कितना कमाते हो और कितना तुम लेके आते हो, तुम्हें तो खुद आइडिया होगा। उसमें से तेल के खर्चा, ये ऑफिस का खर्चा, और भी ड्राइवर हैं, और भी मेरी गाड़ियां हैं, लेकिन सब नुकसान में चल रहा है प्रीतम, मैं तुमसे छुपा नहीं रहा हूँ। खर्चे काफ़ी है मेरे, गाड़ी को मेंटेनेंस। हाँ देखो, तुम 10-20 हज़ार रुपये की बात करो ना तो मैं कभी भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रीतम सोचोगे कि लाख रुपया मैं आपको दे दूँ, तभी मेरी बुद्धि की बात नहीं है। मालिक ने स्पष्ट बोल दिया और ये भी बोला, देखो प्रीतम, अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी और जगह काम करके लाख रुपए मिल सकता है, तो हमारी तरफ से तुम्हें पूरी छूट है और तुम जहाँ चाहे काम कर सकते हो, मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूँगा। तुम्हारी बहन की शादी होना चाहिए और मैं भी वही चाहूँगा। आज जब भी तुम्हें 20,000 रुपये की जरूरत पड़े, चाहे तुम मेरे पास काम करो या मत करो, मेरे से 20,000 रुपये जरूर ले जाना, अपनी बहन की शादी में जरूर खर्च करना, इतना मेरी तरफ से वादा है। अब पूरी टकासा बात सुन करके जो प्रीतम जी थे सन्न रह गए थे। वो तो पूरा उम्मीद लगाए हुए थे कि चलो मालिक 1 लाख नहीं देगा, कम से कम 50-60 हज़ार तो दे ही देगा, इतना तो उम्मीद लगाए हुए थे। लेकिन मालिक अपना दुखड़ा सब कुछ उनके सामने रोने लगा था। अब एकदम चुप रह गए थे प्रीतम जी। अब फिर कुछ भी ना बोले, वापस मुड़ गए। लेकिन उनका मालिक आवाज़ दिया कि सुनो प्रीतम, तुम समझ रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ ना?
मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है प्रीतम। मैं जो बोल रहा हूँ ना, सब कुछ एक एक बात सही है। अब इसके बाद बात करने का रह क्या गया था। प्रीतम जी ऑफिस से बाहर निकले, जिस कॉलोनी में उनका घर था वहां चले गए। उनके साथ में 3 लोग और रहते थे, उनके जानने वाले, उन्हीं के साथ में किराए पर शेयरिंग करके रहते थे वो। अब उदास रहने लगे। दोस्तों ने पूछा कि प्रीतम क्यों उदास हो, क्या मालिक से झगड़ा हो गया? लेकिन वो कहने लगे नहीं, मालिक हमेशा, वो मेरा मालिक बहुत बढ़िया है, वो तो झगड़ा कभी करता है नहीं, न तेज आवाज में बात करता है। तो बात क्या है? दोस्त पूछने लगे। तब उनसे रहा नहीं गया, सारी बात बताने लगे कि देखो भाई, ऐसे ऐसे पैसे की जरूरत है, बहन की शादी है। अब मालिक ने तो पूरा सब कुछ बता दिया कि मेरे पास इतना पैसा है नहीं, 20,000 रुपये देने को तैयार है। अब बताओ 20,000 में मैं क्या कर पाऊंगा? अब जो साथी थे, अब प्रीतम की बात सुनकर के वो भी दुखी हो गए कि भाई अगले की बहन की शादी है और कैसी बात बनेगी। और वो भी छोटे मोटे काम करने वाले लोग थे, वो भी कौन सा धन्ना सेठ थे। लेकिन उनके दोस्तों ने कहा कि देख प्रीतम, घबरा मत, हम भी तेरे को 10,000 रुपये देंगे, तेरी बहन की शादी में 30,000 ये हो गया, 20,000 तेरा मालिक दे देगा, तो इतने में काम तो चल जाएगा ना। अब जो प्रीतम थे कहने लगे भाई तुम भी तो हमारी तरह हो, अगर तुम लोग 10,000 रुपया मुझे दे दोगे तो तुम अपने घर पर क्या भेजोगे? तुम्हारा घर परिवार कैसे चलेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। लेकिन क्या करना है प्रीतम जी को समझ में नहीं आ रहा था। और दोस्त कह रहे थे कि देख तू टेंशन मत ले, जो भी होगा हम मदद करेंगे ना। जब हमने सबने बोल दिया 10,000 रुपये देंगे तो समझ ले पक्का हो चुका है। अब तो अपना दिमाग शांत रख और सोच कि क्या कर सकता है तू, अच्छा क्या कर सकता है। अब वही चीज प्रीतम जी सोच रहे थे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, उसी मालिक के पास काम कर रहे थे। अब मालिक जो था, अब सही मायने में कई बार वो बोलना चाहता था प्रीतम से कि देखो प्रीतम, अब मेरे पास पैसे होते तो जरूर मैं तुम्हें देता, लेकिन वो भी श्रम में बेचारा डूबा हुआ था, पैसे नहीं थे अगले के पास में। अब प्रीतम जी बराबर काम कर रहे थे, जो जो बुकिंग आता था बुकिंग पर जाते थे, ग्राहक से निपटते थे, ग्राहक को छोड़ के आते थे। और एक बुकिंग छोड़ करके अब वही लास्ट बुकिंग थी जब प्रीतम जी अपने ऑफिस की तरफ लौटे। और जैसे ही ऑफिस के पास पहुंचे, कार की चाबी, जो कैब थी उसकी चाबी लेकर के मालिक को देने गए, और तभी मालिक का टेलीफोन बज पड़ा। टेलीफोन उठाई मालिक और बात करते रहे, फिर टेलीफोन कट गया। अब मालिक प्रीतम की तरफ देखने लगे। अब देखते हुए कहने लगे प्रीतम, एक अर्जेंट काम आ गया है, कर पाओगे? अब प्रीतम तो अब मालिक की तरफ देख रहे थे कि कौन सा अर्जेंट काम आ गया, अब तो इनकी ड्यूटी खत्म हो रही है। तभी कहे, मना नहीं किए कि हाँ मालिक बताइए कौन सा काम करना है। अब प्रीतम मालिक की तरफ देखते हुए बोलने लगे कि मालिक बताइए। मालिक बोला कि देखो, एक नया ग्राहक है, फर्स्ट टाइम उन्होंने डीलिंग किया है हमारे पास में। अब मैं नहीं चाहता हूं कि पहला ही डीलिंग खराब हो जाए, तो उनके पास चले जाओ और जहां जाना उनको पहुंचा के आ जाओ, यही काम है। और जो भी पैसा मिलेगा उसमें से आधा पैसा अपने पास में रख लेना अपने खर्चे के लिए, आधा पैसा जमा करा देना। अब प्रीतम भी थोड़ा खुश हो गए, चलो आज नगद कुछ पैसा मिल जाएगा। चले गए काम पर। उस कोठी पे पहुंचे जिसका एड्रेस मालिक ने दिया था, नंबर दिया था। अब कोठी पे पहुंच करके देखे, बड़ा सा कोठी है। अब रात का करीब 9 से ऊपर का टाइम हो गया था, 9 और 10 का बीच का टाइम था जब उस कोठी पे पहुंचे। अब कोठी बिल्कुल वीरान था, शांत पड़ा हुआ था। मोबाइल नंबर जो दिया हुआ था और उस पर उन्होंने नंबर मिलाया, घंटी बजी और फिर एक मैडम की आवाज़ सुनाई पड़ी, कौन? तब उन्होंने अपना परिचय दिया कि देखिए हम टैक्सी ड्राइवर हैं, आपने टैक्सी की बुकिंग की है ना। तब वो मैडम बोलने लगी, हाँ 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 आप रुकिए,
कुछ देर में मैं आती हूँ। इसके बाद फोन कट गया। अब अपनी टैक्सी में बैठे बैठे प्रीतम जी इंतजार करने लगे कि कब मैडम आए, कब आए उसको लेकर चले। हाँ, कुछ देर के बाद एक मैडम आती हुई दिखाई पड़े। मैडम कार के पास पहुंची तब प्रीतम जी देखे कि 30-35 साल की औरत है, देखने में सुंदर है, सुशील है, सही ढंग के कपड़े पहन रखी है। और टैक्सी की दरवाज़ा खोल करके पिछली सीट पर बैठ गई। अब फिर बोली कि चलिए, अब फिर एक पता बताइए कि आप मुझे इस पता पर जाना है, आप जल्दी से पहुंचा दीजिए। अब इधर प्रीतम जी थे, अब अपनी बहन की शादी के बारे में सोच सोच कर परेशान थे और ड्राइविंग कर रहे थे और एक सड़क भूल से गए। तभी वो मैडम को ध्यान आ गया और टोक पड़ी, अरे ड्राइवर साहब, आप तो रास्ता भूल गए, आपको जाना था दाहिने साइड, आप तो बाएं साइड में मुड़ गए, कहाँ लेके जाएंगे आप, नए हो क्या इस जगह पर। तब प्रीतम जी को एहसास हुआ कि अरे ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी और क्षमा मांगने लगे मैडम से। देखिए मैडम, मैं थोड़ा परेशान था, मेरा दिमाग कहीं भटका हुआ था। अब फिर अपनी बहन की शादी के बारे में बताने लगे, अपनी दुखड़ा मैडम को सुनाने लगे। अब मैडम उनकी दुखड़ा सुनकर के पसीज सी गई और कहने लगी कि देखो, अगर तुम बुरा न मानो तो मेरे पास एक ड्राइवर की जगह खाली है। मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, लेकिन मेरे पास में कोई ड्राइवर अभी नहीं है। अब अगर तुम मेरे पास में काम करना चाहो तो कल से आ सकती हो। तुम्हें कितना पैसा मिलता है? तब वो सच्ची बात बताती है कि देखिए मैडम, 16,000 रुपये मिलता है, इसमें कहाँ मैं अपनी बहन की शादी कर पाऊंगा। सारी दुखड़ा सुना पड़े। मैं अपने मालिक से एडवांस ही मांगा था 1 लाख रुपये, लेकिन वो मना कर गया, कहने लगा मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैडम, मैं तो बिल्कुल एकदम लग रहा है कि इसी में मेरी खोपड़ी घूमती जा रही है। दिन रात यही सोचता रहता हूँ कि मेरी बहन की शादी कैसी होगी। और गांव में मेरी कोई माली हालत सही भी नहीं है, जमीन जायदाद इतना नहीं कि मैं उसको बेच करके अपनी बहन की शादी भी कर पाऊँ। अब जो मैडम थी, प्रीतम की बात सुनकर और पसीज सी गई, दया आने लगा। मैडम बोली कि घबराने की जरूरत नहीं है, देखो मैं तुम्हारी बहन के लिए पूरा व्यवस्था करूंगी, तुम घबराओ मत। कल तुम मेरे पास में आ जाओ, उसी कोठी पर जहाँ से तुमने मुझे बिठाया था, और कल आप आओ और फिर हम बात करते हैं। अब मैडम को एक जगह पर रात को करीब 11 बजे जिस जगह पर जाना था और उनको छोड़ करके अब पैसा ले करके अब फिर अपने ऑफिस की तरफ चल पड़े थे। अब कार तो पार्किंग कर लिया, लेकिन चाबी दे नहीं पाए। अब सोचा बगल में ही है, थोड़ी दूर पर रहते थे कॉलोनी में, सुबह आकर के चाबी दे जाएंगे और बोल देंगे कि मैं कहीं जा रहा हूँ काम की तलाश में। सच्चे आदमी थे प्रीतम जी, झूठ फरेब से बहुत लाखों कोस दूर थे। अब मालिक ने तो बोल भी रखा था कि जो तुम्हें अच्छा लगे प्रीतम कर सकते हो। अगर मेरे पास में पैसा होता तो मैं जरूर देता। अगर तुम्हें कोई अच्छी नौकरी मिल रही है जहाँ ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तुम वहाँ कर भी सकते हो। आप यही सोच करके अब अगले दिन सुबह सुबह चाबी लेके पहुँचे। ऑफिस करीब 8 साढ़े 8 बजे खुल जाता था। मालिक बैठा हुआ था और जाते ही पैसा पकड़ाए, पैसा लेकर के आधा पैसा प्रीतम जी को मालिक ने दे दिया और फिर प्रीतम जी ने चाबी पकड़ा दिया। तब मालिक देखने लगा कि चाबी क्यों पकड़ा रहे हो। तब उसने कहा कि देखिए सर, मुझे जो आपने कस्टमर लेडी आपने बुक किया था ना, उसको ड्राइवर की ज़रूरत है। मैंने सारा अपना बहन के बारे में बताया तो मान गई है और ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार है। आप बोलिए कि मैं तुम्हारी बहन की शादी में मदद भी करूँगी, तो मेरे लिए तो अच्छा मौका है ना साहब, आप क्या कहते हैं। अब मालिक भी सोच पड़ गए, कहने लगे ठीक है, तुम जा सकते हो, मिल लो उससे और देखो अगर बात बनती तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना बात बने तो वापस आ जाना, ये तो तुम्हारा ही घर है। इसके बाद जो प्रीतम जी थे अब उस मैडम के पास चले गए, उस कोठे में। मैडम जब घंटी बजाते रहे, 10 बजे की बात है जब पहुंचे थे। अब बहुत देरी के बाद
दरवाज़ा खुला। अभी भी मैडम लग रहा था कि जैसे सो के उठी हो। आंखें लाल लाल थी, बाल बिखरे हुए। आप प्रीतम को पहचान गई। अब बोली कि आओ अंदर आ जाओ, ड्राइंग रूम में बैठ जाओ, और फिर मैं थोड़ी देर में फ्रेश होके आती हूँ और फिर बात करेंगे। इसके बाद ड्राइंग रूम में प्रीतम जी बैठ गए। अब कुछ देर के बाद मैडम फ्रेश होकर के अब आ गई, सोफे पर बैठ के, और जो प्रीतम जी थे उनसे बातचीत चलने लगी। अब मैडम कहने लगी कि आप बताओ पैसा कितना लोगे। अब मैडम को बोलने लगे प्रीतम जी कि देखिए मैं तो सब कुछ आपके सामने बता दिया, 16,000 मुझे सैलरी मिलती थी, आप देख लीजिए आप कितना देंगे। मैडम कहने लगी देखिए मैं आपको 25,000 रुपये दूंगी, लेकिन एक शर्त है, मेरा जो काम है आप तो देख ही रहे हो ना कि रात के कभी 11 बज जाता है, कल भी बज गया था ना, और कई बार होता है कि आधी रात से ऊपर का टाइम बीत जाता है। तो ऐसा ही मेरा काम है, कर पाओगे ना। अब 25,000 रुपये अब प्रीतम जी के लिए बहुत ज़्यादा था। अब फिर वो मैडम कहने लगी देखो मैं तुम्हारी बहन के लिए लाख रुपए एडवांस भी दूंगी, और वो पैसा तुम्हारी सैलरी से नहीं कटेगा, ये भी आप मान के चलो। आप तो जैसे प्रीतम जी के होश उड़ गए थे। अरे वाह, 1 लाख रुपए एडवांस और भी बिना कोई सैलरी कटे हुए, साथ में 25,000 रुपये की सैलरी हर महीने, ये तो खुशी की बात है। अब कुछ भी ना कर नहीं पा रहे प्रीतम जी, जल्दी से बोले हाँ मैडम मुझे मंजूर है, अब मैं आज ही से आपके पास काम करने के लिए आ गया हूं। अब मैडम कहने लगी देखिए सोच लेना, विचार लेना, इतना जल्दी नहीं है, आप काम को समझ लो। अब मैडम आप खोलकर बात करने लगे, कहने लगी, पूछने लगी प्रीतम जी से कि आप बताओ भूत प्रेत से क्या आप डरती हो। प्रीतम जी ये सवाल सुन करके अब मैडम की तरफ देखने लगे, कहने लगे नहीं मैं तो नहीं डरता, मैंने आज तक कभी किसी भूत प्रेत को देखा नहीं, तो डरने का कोई मतलब ही नहीं होता। सच्ची बात थी, सच्ची बात बता दी। मैडम मुस्कुरा पड़ी। अब फिर मैडम कहने लगी अचानक आप किसी भूतनी को, किसी भूत को देख लो तो क्या आप डर जाओगे। आप हंसने की बारी थी प्रीतम की, हंसते हुए कहने लगे कि मैडम मैं पहचानूंगा कैसे कि भूत कैसा है, भूतनी कौन है, और जब तक मैं पहचानूंगा नहीं तो मैं क्या रिएक्शन दूंगा। अब चौंक गई मैडम, कहने लगी वास्तव में तुम्हें भूत प्रेत पर विश्वास है कि नहीं है। अब जो प्रीतम जी थे कहने लगे हाँ है ना, हमारे गांव में देहात का रहने वाला हूँ, अक्सर वहाँ पर भूत प्रेत लोगों को दिखाई देता है, लेकिन मुझे आज तक दिखाई नहीं दिया है। बस मैं सुना हूँ कि भूत प्रेत होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं मैंने आज तक देखा नहीं है। तब वो मैडम कहने लगी देखो मुझे कई बार रात के टाइम तांत्रिकों के पास जाना पड़ता है, कुछ ऐसा ही काम है, और तुम कहीं गलत मतलब मत समझ लेना। मैडम अपने बारे में सब कुछ बताने लगी, कहने लगी कि देखो मेरी शादी को कम से कम 10 साल हो गया है, मेरे पति विदेश में रहते हैं और साल में 2 महीना 3 महीना यहाँ पर गुजारते हैं, अब मेरी कोई औलाद नहीं हुई है। मैं औलाद के लिए बहुत कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन बात नहीं बन पाई है, और इसी चक्कर में औलाद पाने के लिए मैं तांत्रिकों के पास में भटकती रहती हूँ कि कहीं से मुझे औलाद हो जाए, औलाद की आशा हो जाए। अब देखो मेरे पास में पैसे की तो कोई कमी नहीं है, पति विदेश में रहते हैं, अच्छा भला कमाते हैं, और मेरे सास ससुर दूसरी कोठी में रहते हैं, कभी कभी दिन में आया करते हैं, और रात में इस कोठी में अकेले रहती हूँ। और हाँ प्रीतम, कभी कभी देर हो तो इस कोठी में तुम्हें रुकना भी पड़ेगा। अब ये सारी शर्तें तुम्हें मंजूर है ना। प्रीतम बिना सोचे समझे सच्चे इंसान थे, और ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाए, और सीधा सर हिला दिए कि मैडम मुझे सब आपकी बातें मंजूर है, आप तो मेरे लिए इतना कर रही हो, मेरी बहन के लिए लाख रुपए दे रही हो, सैलरी भी मेरी डबल कर रही है एक तरह से, जहाँ मुझे 16,000 मिल रहा है आप 25,000 दे रही हो, तो ये भी तो कम नहीं है, तो क्या मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकता। अरे मैडम आपके लिए जान हाजिर है, जो कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ,
चाहे मुझे आप कहें कि रात भर यहीं रुकना है तो मैं कोठी में रुक जाऊंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इसके बाद अब प्रीतम जी का काम शुरू हो चुका था। मैडम जहां जाती प्रीतम जी को ले जाती। अब जो प्रीतम जी, उनको पता ही लग चुका था कि मैडम ओझा तांत्रिकों के पास ज़्यादा घुमा फिरा करती है। अब उनका कोई औलाद नहीं है, इसी औलाद की वजह से भटक रही है। शायद भगवान उनको औलाद देते, वो भी अब प्रार्थना करने लगे। और करते करते अब 1 महीना बीत चुका था। अब उधर से जो उनके गांव से अब उनके पास फोन आया कि बेटा पैसे के कुछ इंतजाम हुआ, अब कुछ सामान भी खरीदना है तुम्हारी बहन के लिए, अब तैयारी कर लेंगे तभी तो दिन बार रखा जाएगा शादी का। अब ये जो बात कर रहे थे तो मैडम पास में थी और वो बात सब सुन लिया। अब फिर जब बातचीत खत्म हुआ तो मैडम ने बोली कि जब हम कोठी पहुंचेंगे ना तो अब तुम्हें मैं 1 लाख रुपए दे दूंगी और तुम अपने घर पर भेज देना, ताकि तुम्हारे घर पर जो भी बहन के लिए कपड़ा लगता, जो जेवर वगैरह खरीदना, छोटे मोटे चीज़, वो तुम्हारी परिवार खरीद सके। अब ये एहसान अब जिसे प्रीतम जी के ऊपर में हो चुका था। अब तो अपनी मैडम को भगवान मानने लगे थे। एक तरह से लग रहा था कि साक्षात देवी उनके लिए मिल गई हो। इतना श्रद्धा भाव अपनी मैडम के ऊपर में रखने लगे। अब एक तरह से अपनी जान निछावर करने पर तैयार थे मैडम के लिए, जो मैडम उनके लिए इतना कर रही थी। अब जो कहती मैडम की प्रीतम आज रात रुकना है, आज रात को सारी रात वहां चलना है, कभी मना नहीं करते थे, काम के लिए हमेशा तैयार रहते थे। आखिरकार मैडम ने 1 लाख रुपए भी दे दिया और रुपये भी भिजवा दिए। सैलरी भी 25,000 रुपये मिला, वो भी घर पहुंचवा दिए। अब उनका मन बिल्कुल शांत था, सब कुछ व्यवस्था हो चुका था। अब धीरे धीरे करके 1 महीना से ऊपर का टाइम हो चुका था। अब फिर मैडम कहने लगी कि प्रीतम आज हमें एक जगह पर जाना है और उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी, वहां पूजा पाठ करना है और कुछ सामान बाजार से लाना भी है। तो शाम को हम 5 बजे के आसपास बाजार चलेंगे और सारा पूजा का सामान खरीदेंगे। मुझे एक तांत्रिक के पास में जाना है और हो सकता है कि वहाँ पर सारी रात लग जाए। अपने खाने पीने का जो भी व्यवस्था है आप करके गाड़ी में रख देना। जैसे आपको फुर्सत मिले अपना खाना पीना खा लेना, इसमें लापरवाही मत करना। यह कि मैं पूजा में भाग लूँगी फिर तो मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा। मैडम जो भी बात थी सच बोला करती थी। अब शाम के 5 बजे मैडम और प्रीतम जी बाजार की तरफ चले गए। पूजा पाठ का सारा सामान उन्होंने खरीद लिया। लास्ट में मैडम एक मटन शॉप पर रुकी। जब मटन शॉप पर कार रुकवाई मैडम ने तो अब समझने लगी शायद मैडम मटन अपने घर के लिए लेना चाहती होगी। अब कार से उतर गए, वो भी उतर गए, प्रीतम जी मैडम भी उतर गई, साथ साथ गए। अब वहां पर जाकर के मैडम ने सीधा 11 किलो मटन का ऑर्डर दिया। 11 किलो मटन का ऑर्डर सुनकर के अब प्रीतम जी देखने लगे मैडम के ऊपर। मैडम अब प्रीतम की तरफ देखने लगी। आखिरकार 11 किलो मटन खरीद करके और पैक करवा करके अब चल पड़े। जब कार में बैठे तो आखिर प्रीतम जी से रहा नहीं गया, पूछ ही बैठे कि मैडम 11 किलो मटन का क्या होगा? इतना मटन कौन खाएगा? आपके घर में तो आप अकेले रहती हैं, तो ये मटन क्या होगा? कोई पार्टी वार्टी आपके घर में दे रही है क्या? अब मैडम हंसते हुए कहने लगी कि नहीं प्रीतम, ये घर के लिए नहीं है, ये पूजा में काम आएगा। जो तांत्रिक है उसने मंगवाया है और हमें वहां लेके चलना है। अब प्रीतम हैरान थे कि आखिर इतना सारा मटन 11 किलो कम थोड़ी होता है, आखिर कौन सी पूजा में काम आएगा। लेकिन अब समझ गए थे कि पूजा पाठ का मामला है, अब इसमें बोलना उचित नहीं होगा। आखिरकार 11 बजे के आसपास वो लोग कार में सारा सामान लेकर के अब मैडम के बताए हुए रास्ते पर निकल गए। 12 बजे के पास एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। एक छोटा सा घर था
खेतों के बीच में बना हुआ। अब वहाँ रोशनी जल रही थी और बाहर में एक कुर्सी डाल करके एक काले चोगे में एक अधेड़ व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसके सफ़ेद दाढ़ी थी, सफ़ेद बाल थे, सर पर गमछा लपेटे हुए पगड़ी की तरह कुर्सी पर बैठा हुआ था। जब गाड़ी रुकी तब वो उठकर खड़ा हो गया और गाड़ी के पास में आ गया। मैडम जी ने देख करके उसको नमस्ते किया और फिर प्रीतम भी कर बैठे। अब फिर वो जो अधेड़ व्यक्ति था कहने लगा कि सारा सामान लेके आई हो ना? तब मैडम बोली हाँ, सब कुछ लेके आ गए। तो चलो अब देर मत करो, टाइम होता जा रहा है। इसके बाद प्रीतम जी जो पूजा का सामान था डिक्की के अंदर में सारा वो निकाल कर उस जगह पर पहुंचा दिए। सारा सामान निकालने के बाद अब मैडम प्रीतम को देख के कहने लगी कि आप जाओ अपने गाड़ी में बैठ जाओ और जो भी खाना पीना आप लाए हो आप खाना पीना खाओ और हो सके तो आराम भी कर लो, क्योंकि इस पूजा में टाइम लगेगा। इतना देर जग के क्या करोगे? अब फिर वही प्रीतम जी अपनी कार में आके, भूख तो लगी हुई थी, अब जो उन्होंने अपने खाने के लिए खरीद के लाया था खाना पीना खाया और उधर पूजा अपना स्टार्ट हो चुका था। लेकिन वो पूजा कहाँ हो रहा था उस घर में, अब प्रीतम जी को कुछ भी मालूम नहीं। धुआं सा जरूर दिखाई देता था, कुछ खुशबू सी महसूस होती थी जब हवा उधर का चलता था। यह कि गाड़ी थोड़ी दूरी पर खड़ी थी रोड पर और घर थोड़ा खेत के अंदर में था। आखिरकार कब ना जाने अब प्रीतम जी को अपनी कार में बैठे बैठे नींद आ चुका था, गहरी नींद में चले गए थे। अब फिर जिसे शोर सुनाई पड़ा, शोर जैसे सुनाई पड़ा ना तो उनकी आंख खुल गई प्रीतम जी की। अब वो शोर की तरफ देखने लगे कि आखिर ये किसकी है, आवाज किसकी है। और तब लगे कि अरे तो मैडम की आवाज है, मैडम चीख रही है, क्या हो गया मैडम को? आओ ना देखे ताओ, और सीधा कार से निकले और उस घर की तरफ दौड़ पड़े जहां से मैडम की चीखों की आवाज सुनाई पड़ रही थी। मैडम रोती जा रही थी, चिल्लाती जा रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, रोती जा रही थी। अब प्रीतम जी ये सब देख के बर्दाश्त नहीं कर पाए और अचानक दरवाजे पर जा खड़ा हुआ प्रीतम जी और जोर जोर से दरवाजे पर लात मारने लगे कि मेरे मैडम को छोड़ दो, मुझे मेरी मैडम को छोड़ दो, बाहर आने दो, क्या हो रहा है मेरी मैडम के साथ में? प्रीतम जी गुस्सा दिखाने लगे। उनको लगा कि मैडम के साथ में कुछ गलत हो रहा है, कुछ उनके साथ अन्याय हो रहा है और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। बार बार दरवाजे को लात मार रहे थे और मैडम को आवाज लगा रहे थे, मैडम जी आप सही है ना, आप जल्दी से दरवाजा खोलिए, बाहर निकल आइए, क्या हो रहा है आपके साथ में? बड़े गुस्से में अब प्रीतम जी हो चुके थे और तभी दरवाजा खुला और दरवाजा जिससे खुला तो डांट पड़ने लगी। मैडम बाहर आ गई थी, गुस्से में थी। अब प्रीतम जी को डांट रही थी कि तुमने क्या किया, तुम यहां पर क्यों आए, तुमने तो मेरी पूजा पूरा भ्रष्ट कर दिया, तुमको किसने बोला था यहां पर आने के लिए? मैं तुम्हें बोली थी ना कि खाना खा करके अपने कार में आराम कर लेना, और तुम यहां पर आकर के हमारी पूजा को तुमने भंग कर दिया। मैडम गुस्से में थी। अब ये सब देख करके जो प्रीतम जी थे डर गए कि मैडम तो नाराज हो गई। अब मैडम से बार बार माफी मांगने लगे और कहने लगे, मैडम मैं तो आपकी चीख सुन करके और मैं यहाँ पर आया था, जैसे आप पर कोई भारी जुल्म हो रहा, जैसे आप चीख रही थी तो मुझे यही लगा, मैडम मेरे को माफ़ कर दीजिए, मुझे मालूम नहीं था कि आप पूजा में हो। अगर आप पूजा में थी तो आपकी आवाज़ में कौन चीख रहा था, कौन पुकार रहा था? अब मैडम भी हैरान थी, कहने लगी कि मैंने तो ऐसी कुछ चीखा नहीं, ना तुम्हें सहायता के लिए बुलाया, जरूर तुम्हारे कान बजे होंगे, जरूर तुमने सपने में देखे होंगे। अब जाओ, देरी मत करो, तुमने तो मेरी पूजा खराब कर दिया। अब इसके बाद अब प्रीतम जी भागे वहां से। अब डर गए थे मैडम के गुस्सा से कि पता नहीं अब कल मेरी नौकरी रहेगी ना रहे, ये तो बहुत बड़ा गलती कर दी है। वहां पर उनको जाना ही नहीं था, लेकिन आश्चर्य में थे कि मैडम की आवाज में कौन चीख रहा था, कौन
ऐसी चीखें निकाल रहा था जो हूबहू मैडम की लग रही थी। और उधर फिर दरवाजा बंद हो चुका था। लेकिन घंटा भर के बाद ही मैडम अब दरवाजे से बाहर निकल आई और साथ में वो अधेड़ व्यक्ति भी था। आपस में दोनों बात करते हुए आ रहे थे और दोनों आपस में बात कर रहे थे, देखो ये तो बहुत बड़ी लापरवाही हो गई। वो अधेड़ व्यक्ति कह रहा था मैडम से, आपको इस ड्राइवर को बता देना चाहिए था कि ये पूजा को भंग ना करे, आपने बताया नहीं था। अब मैडम क्षमा मांगने लगी उस बुजुर्ग से, कहने लगी नहीं, मुझे इस बात का बिल्कुल ज्ञान भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तब वो बुजुर्ग और जो बुजुर्ग व्यक्ति था कहने लगे कि देखो मैं तो माफ़ कर दिया, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर कोई विपदा ना आए इस चीज़ के लिए तुम तैयार रहना, क्योंकि ये पूजा भंग हो चुका है। देखो मैंने तो बहुत कोशिश किया कि पूजा संपन्न हो जाए, लेकिन अब संपन्न नहीं हो रहा है, तो तुम थोड़ा सावधानी बरतना अपने घर पर रह करके भी। अब फिर अब जो मैडम थी उस बाबा का जिसे चरण स्पर्श किया, अब फिर कार में आके बैठ गई। अब गुस्से में कहने लगी प्रीतम से, चलो अब घर चलते हैं, कोठी चलते हैं, अब तो यहाँ काम खत्म हो गया। मैडम का जो मूड था उखड़ चुका था। प्रीतम डरे हुए थी कि अब जाने अब प्रीतम की मेरी नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी। लेकिन मैडम कार में बैठी बैठी सो गई थी। आखिरकार जब घर पहुंची तब मैडम की नींद खुली। अब फिर मैडम कहने लगी कि देखो रात ज़्यादा हो चुका है प्रीतम, अब तुम अपने घर कैसे जाओगे, रात यहीं बिता लो, सुबह चले जाना। जमाना भी ठीक नहीं है, रास्ते में कई तरह का दिक्कत परेशानी हो सकती है। अब सोचा कि चलो मैडम इतना खैर खबर ले रही है, इसका मतलब गुस्सा शांत हो गया है। अगर रुक जाएंगे, मैडम के कहना मान जाएंगे ना, तो मैडम जो है अब उनका गुस्सा शांत भी हो जाएगा। यही सोच करके अब प्रीतम जी कहने लगी, जी मैडम मैं यहीं पर रुक जाऊँगा, सुबह ही घर पर जाऊँगा, नहा धो करके फिर वापस आ जाऊँगा, जैसे ही आप कहेंगी। और मैडम जो मेरे से गलती हुई उसके लिए आप माफ़ कर दो, मैं तो अज्ञान था, मुझे नहीं मालूम। वो जो चीखें थी जो मुझे सुनाई पड़ रही थी, सेम आपकी चीख आवाज़ की तरह थी। हाँ मैं तो डर गया था, मैंने समझा कि शायद आपके ऊपर में कोई जुल्म हो रहा है, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। हाँ तब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हाँ मैं जाकर दरवाजे पर लात मारने लगा ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। मेरी मंशा गलत नहीं थी मैडम अब मुस्कुरा पड़ी और कहने लगी, हाँ तुम सही कर रहे हो, अगर मैं आपकी जगह होती ना तो मैं भी यही करती, लेकिन चलो आगे से इस बात को ध्यान रखना। और इसके बाद मैडम कहने लगी, तुम इसी ड्राइंग रूम में सो जाओ, वहाँ दरी पड़ी हुई है, और दरी बिछा लो आराम से, तकिया वहाँ रखा हुआ है, आप आराम से सो जाओ, सुबह बात करेंगे। और इसके बाद मैडम अपने कमरे में चली गई और जो प्रीतम जी थे उसी ड्राइंग रूम में अपना दरी बिछा लिया, तकिया लेकर के अब सोने लगे। कुछ पल तो नई जगह थी, नींद नहीं आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे अब उनकी आंख बंद होने लगी और कुछ देर के बाद गहरी नींद में अब जा चुके थे। और इसके बाद जो घटना हुई वो मैं आपको आगे बता चुका हूं। अब वही जो औरत सामने नजर आई थी रात के टाइम में, दो औरतें जो उनको नजर आई थी मैडम की तरह से, मैडम की जैसी। एक तो जो उम्र था मैडम का ही लगभग था और एक 20-25 साल की। और उस रात में उनके साथ क्या हुआ वो समझ नहीं पाए थे। अब डर गए थे, सुबह में सारी बात मैडम को बताया। मैडम कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं तुमने जरूर सपना में कोई देखा होगा। लेकिन जो प्रीतम जी थे अब मैडम को दिखाने लगे कि देखो मैडम ये मेरी हालत देखो, देखो पूरे शरीर पे जिसे नाखून से नोचने की निशान बना हुआ है, मेरे गाल का देखो। अब वास्तव में ऐसा ही हुआ था उनके साथ में। आप डर चुके थे प्रीतम जी, और मैडम भी हैरान थी कि आखिर हुआ तो क्या हुआ। अब बार बार वही कहती थी कि देखो प्रीतम ये जो तुम कह रहे हो ना ऐसा संभव नहीं है,
हमारे घर में मेरी शक्ल का कोई है ही नहीं। मैं तो अपनी बहन में इकलौती हूँ, मेरी कोई जुड़वा बहन भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर मेरी बहन भी होती तो यहाँ थोड़ी होती रात में कैसे आ जाती है? ये संभव नहीं हो सकता है। मैडम मानने के लिए तैयार नहीं थी, और इधर प्रीतम जो थे आप वो भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने सब अपनी आंखों से देखा था। आखिरकार मैडम मनाने में कामयाब हो गई कि देखो प्रीतम, हो सकता है कि नींद में हुआ हो, इससे और मैं कुछ बोल नहीं सकती। इसके बाद अब प्रीतम जी भी थोड़ा जो उनका गुस्सा था, डर था, वो कम हुआ। अब सोचने लगे कि ये अच्छी भली नौकरी है, अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो फिर मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे साथ क्या हो सकता है, आगे चल के मुझे कठिनाई हो, मेरी बहन की शादी में दिक्कत आए। अब तो यहाँ 25,000 रुपये नकद मिल रहा है, मैडम ने 1 लाख रुपये एडवांस भी दे चुकी है, अब नौकरी छोड़ के थोड़ी जा सकते हैं। आखिरकार अब वो घटना को भूलने की कोशिश करने लगे। अब इस तरह 1 महीना और बीत चुका था। इसके बाद वो लोग ऐसी जगह पर जाते रहे रात में। अब ऐसा उनके साथ कभी नहीं हुआ था। 1 महीना पूरा बीत चुका था। वो अमावस की रात थी, और अमावस की रात को उसी जगह पर जिस तांत्रिक के यहाँ गए थे, और वहीं पर सब कुछ पूजा करने के लिए जा रहे थे। सब कुछ वही 11 किलो मटन लेकर के, पूजा का सामान लेकर के, और उसी जगह पर गए थे। उसी वक्त में वही जगह थी। अब जो मैडम थी, प्रीतम जी को समझा दिया था कि देखो, अब जैसे तुमने पिछली बार गलती किया ना, वैसी गलती मत करना। अब प्रीतम जी भी समझ चुके थे। कहने लगे मैडम, चाहे मुझे कितनी भी आवाज़ सुनाई पड़े, मैं दरवाजे पर नहीं आऊँगा, आप बेफिक्र रहिए। और इसके बाद सारा सामान उतार करके अब का अपनी कार में बैठ गए थे, और उधर दरवाज़ा बंद हो चुका था। धुआं जल रहा था, धुआं जैसे अब दिखाई पड़ रहा था कि धुआं फैल रहा वहाँ पर, सफ़ेद धुआं, और धुएं में से खुशबू भी आ रही थी। मतलब पूजा पाठ स्टार्ट हो चुका था। और इधर कार में बैठे हुए प्रीतम जी खाना पीना खा चुके थे, आराम कर रहे थे, पिछली सीट पर लेटे हुए एक तरह से थे, और दरवाज़ा भी बंद था। और कब गहरे नींद में आ गए पता ही नहीं चला। और अचानक लगा कि जैसे उनके बगल में कोई आ करके, छोटी सी सीट थी जिस पर लेटे हुए थे, अब उनके ऊपर में कोई आ चुका है। अब घबरा करके अपनी आंख खोला। जैसे ही आंख खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि ये तो मैडम है। अब मैडम उम्र में कम लग रही है, 25 साल के आसपास लग रही है, जवान लग रही है, और उनकी मैडम तो 35 साल के आसपास की थी। आप जो प्रीतम थे एकदम घबरा गए। वो मैडम बाहों में भर रही थी, प्रीतम जी को प्यार करने की कोशिश कर रही थी, और इधर प्रीतम जी एकदम डरे हुए चीखना चाहते थे, लेकिन डर के मारे चीख नहीं पा रहे थे कि अगर चीखें और कहीं मैडम का पूजा भंग हो जाए तब फिर तो उनकी खैर नहीं। आप देख रहे हैं, सब कुछ महसूस कर रहे हैं कि औरत उन पर हावी होती जा रही है। वो कुछ चिल्लाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं कि कहीं शोर सुन करके पूजा भंग ना हो जाए। और आखिरकार एक पल ऐसा आता है कि बस अपना सूद बोध खो बैठते हैं। और जब उनकी आंख खुलती है ना, तो अब मैडम आकर दरवाजा पीट रही है, उनका नाम लेकर पुकार रही है, प्रीतम प्रीतम प्रीतम। अब प्रीतम का आंख खुलती है। प्रीतम देखते हैं सारे कपड़े खुले हुए, अस्त व्यस्त कपड़ा हुआ पड़ा है। अब वो एकदम डर चुके थे। ये सब हालात जो झेले थे वो सब देख करके, समझ करके कि आखिर मैडम की शक्ल में वो औरत कौन थी जो बिल्कुल हसीन जवान लग रही थी। और उधर मैडम दरवाजा पे आवाज दे रही, प्रीतम दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, हमें चलना है घर पर। अब हड़बड़ा करके प्रीतम कपड़े सही करने लगे। ये सब देख करके मैडम भी हैरान थी। मैडम पूछने लगी, क्या हुआ प्रीतम, तुम्हारे कपड़े अस्त व्यस्त कैसे पड़े हुए हैं, क्या हो गया तुम्हारे साथ में। अब फिर देखने लगी, अब चेहरे पर जैसे किसी ने नाखून मारा हुआ है, और कई जगह पर नाखून जैसे लगा हुआ है जिसमें खून रिस रहा है। मैडम खुद हैरान थी। पूछने लगी, प्रीतम क्या हुआ, ये सब क्या हो रहा है तुम्हारे साथ में, तुम बताओ सही क्या हुआ। अब प्रीतम डरी हुई थी। मैडम से कहने लगे, मैडम
अगर मैं कहूँगा तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। मैडम कहने लगी कि हाँ हाँ बताओ सही। अब फिर कहने लगी, मैडम जो औरत को मैंने रात में देखा था ना उस ड्राइंग रूम में, और वही औरत मेरे पास में आई थी, मुझसे ज़बरदस्ती करने लगी। मैं चीखना चाहता था, आपको आवाज़ देना चाहता था, लेकिन डर से आवाज़ नहीं दे पाया कि कहीं आपका पूजा भंग ना हो जाए, और इसलिए मैं चुपचाप रहा, झेलता रहा। और इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मेरे साथ में क्या हुआ। अब ये सब बात सुनकर के और वो मैडम भी एकदम सदमे में आ गई थी। आखिरकार वो मुड़ी और जिस कमरे से निकल के आई थी, दरवाज़ा बंद हो चुका था, जिसमें अंधेरे व्यक्ति था, उसका दरवाज़ा खटखटाने लगी, आवाज़ देने लगी। अब उसमें से वही तांत्रिक निकले और फिर मैडम की बातचीत शुरू होने लगी। अब कुछ देर तक बातें चलती रही और तब तक प्रीतम जी को सुनाई नहीं पड़ रहा था कि आखिर बातचीत क्या चल रही है। अब वो भी अब चले गए पास में। वो मैडम कह रही थी कि ये सब क्या हो रहा है बाबा, इसके साथ कोठी में भी ऐसा घटना हो चुका है, उसी रात को जिस दिन पूजा भंग हुआ था, और आज फिर वही लड़की मेरी शकल सूरत की इसको अपना शिकार बना लिया। ये क्या हो रहा है, ये तो ठीक नहीं है ना। बाबा कहने लगे कि इसके बारे में मैं किसी दिन और बात करूंगा, आप तुम जाओ और फिर कभी मेरे पास में आना, फिर इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी भी तुम थोड़ा ध्यान रखना अपने ऊपर में, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो भी सकता है। ये सब उसी रात का पूजा भंग होने का परिणाम है। अगर उस रात पूजा भंग नहीं होता ना तो सब कुछ सही हो गया होता। अब तुम अपने ऊपर में थोड़ा सावधानी बरतना, और इस लड़के को बोलना ये भी थोड़ा सावधान रहे। अब इतना सुन चुके थे, अब प्रीतम जी डर चुके थे। थोड़ा बहुत उनको जानकारी समझ में आ चुका था कि जो भी लड़की मैडम के भेस लेके आई थी वो कोई मामूली लड़की तो हो नहीं सकती, जरूर कोई आत्मा, कोई चुड़ैल या फिर कोई और शक्ति हो सकती है क्या। अब ये सब समझ करके वो डर चुके थे। अब मैडम बोली कि अब ठीक है प्रीतम, चलते हैं, अब क्या कर सकते, जो होना था हो चुका है। आइए, तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। अगर उस रात तुम ये पूजा भंग नहीं कर देना तो वो भी उस रात तुम जो घटना बता रहे थे, मैं जिस पर विश्वास नहीं कर रही थी, वो भी नहीं होता, और आज जो हुआ ना ये भी नहीं होता। तो ये तुम्हारी गलती है। अब मैं बाबा से बात किया हूँ, अभी इन्होंने बोला है कि कुछ दिन तुम्हें सचेत रहने की जरूरत है, और इसके बाद फिर हम बाबा के पास में आएंगे, बाबा इसका सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। और इसके बाद अब प्रीतम डरे हुए थे, कार लेकर चल पड़े कोठी में। लेकिन रास्ते भर सोचते जा रहे थे कि आखिर ये लड़की कौन है, इनके जीवन में आ चुकी है और इनके साथ दूसरी बार घटना हुई थी, तो क्या जिंदगी भर इस लड़की को झेलना पड़ेगा, क्या ऐसा ही होगा। प्रीतम जी बहुत डर चुके थे। आखिरकार घर पहुंचे, मैडम कहने लगी कि प्रीतम रुक जाओ इस घर पर, अब सुबह ही जाना। लेकिन प्रीतम कहने लगे कि नहीं मैडम, कहीं फिर इस जगह पर मेरे साथ में कुछ ना हो जाए, मैं रुकूंगा नहीं, मैं अपने कमरे पे चला जाऊंगा। और इसके बाद प्रीतम जी रुके नहीं। अब रात को पैदल चलते हुए अपने किराए के घर पर पहुंचे। दोस्त जो थे, तीनों दोस्त से बात किया और एक ही घटना अपने दोस्तों को बता दिया रात में ही। अब ये सब घटना सुन करके दोस्त भी सहम चुके थे और कहने लगे कि प्रीतम, तुमने नौकरी खतरे वाली ले ली है, ये तो मैडम तांत्रिक के पास जाती रहती है, आई घटना इसी वजह से तुम्हारे पास में हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि जो लड़की तुम्हारे साथ 2 बार ऐसा कर चुकी है और तुम्हारे जीवन में कहीं पीछा ना छोड़े, तब क्या होगा। मैं तो कहूँगा कि प्रीतम, इस नौकरी को लात मारो, अब भूल जाओ। अब तुम्हारे पास इतना पैसा आ ही चुका है तो तुम अपनी बहन की शादी कर सको, और इसको भूल जाओ। तुम अपने गांव निकल जाओ और अपनी बहन की शादी करके किसी दूसरे शहर में चले जाना, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। नहीं तो हो सकता है कि वो औरत तुम्हारे साथ चिपका रहे और तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए। अब ये बात जो थी दोस्तों ने जो बताया, प्रीतम जी को समझ में आ चुका था। आज जैसे ही सुबह हुआ, प्रीतम जी अपना सारा सामान थैले में पैक किया और अपने दोस्तों से अलविदा कहा
कि दोस्त मैं अपने गांव जा रहा हूँ, अब फिर कब मिलेंगे मालूम नहीं। अब दोस्त कहने लगे कि देखो प्रीतम, कोई भी जरूरत हो, हमने तुमसे वादा किया ना कि हम भी 10,000 रुपये तीनों लोग देंगे, तो जरूरत पड़े तो हमें ज़रूर फ़ोन करना, हम तुम्हें वो पैसे ज़रूर देंगे। इसके बाद प्रीतम जी रुके नहीं, सीधा स्टेशन की तरह और फिर ट्रेन पकड़े और सीधा बनारस। गांव में आए, गांव के जो उनका पूरा परिवार था खुश था। और इसके बाद जब फुर्सत का क्षण आया तब अपनी मम्मी से, अपनी पापा से सारी बात घटना को बताया। अब ये सब घटना सुनकर के मम्मी पापा परेशान हो चुके थे और उनको लगने लगा कि जो औरत उनको पीछा किया था 2 बार उनके साथ में ऐसा हो चुका है, कहीं तीसरा ना हो, चौथा ना हो, 5वां ना हो, ऐसा हो भी सकता है। अब इसके बाद वो तांत्रिक के पास में ले गए। तांत्रिक ने बोला कि हाँ, आप सही समय पर लेके आए हो, अगर तुम ज़्यादा देर कर देना तो ये सिलसिला बढ़ता जाता है। जब भी अमावस की रात आती ना तो औरत, वो लड़की तुम्हारे बेटे के साथ जरूर वो नजर आती। ये सिलसिला थमता नहीं, ये चलता ही रहता है। आपने सही वक्त पर आ गए हमारे पास में, अब मैं इसकी इलाज जरूर करूँगा। इसके बाद महीना दिन तक वो इलाज चलता रहा। बीच बीच में कभी 3 दिन 4 दिन पर जाते थे, अब महीना दिन तो लग ही चुका था। इसके बाद वो तांत्रिक ने बोला कि अब डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, उस जगह पर, उस मैडम के कोठी के आसपास अगर तुम उस शहर में जाते हो ना तो बिल्कुल उस एरिया में जाने की कोशिश भी मत करना। अगर तुम उस एरिया में गए तो वो जो लड़की आत्मा है वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, तुम देख लेना। लेकिन अब जो थे प्रीतम जी, वो अपने मन में विचार बना चुके थे कि बहन की शादी करने के बाद मैं उस शहर में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, किसी दूसरे शहर में चला जाऊंगा, लेकिन उस शहर में नहीं। और उन्होंने अपनी बहन की शादी करने के बाद वही किया था, वो दूसरे शहर में जा कर के ड्राइवरी का काम करने लगे थे और उसी से अपना घर बार चलाने लगे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी प्रीतम जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।